नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात भरतपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 24 जून 2023 का दिन था। शाम के 4:45 बजे का समय था। 36 साल की सुधा चौधरी अपने 17 साल के बेटे अनुराग के साथ स्कूटी द्वारा नदबई बस स्टैंड से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाश उसका पीछा करने लगे। उन दोनों ने ही मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उस समय स्कूटी उसका बेटा चला रहा था। उसकी स्कूटी जब सरस्वती मैरिज होम के पास स्थित मंदिर के नजदीक पहुंची ही थी कि बाइक पर पीछा कर रहे युवकों में से पीछे बैठे युवक ने स्कूटी के बराबर आते ही सुधा चौधरी पर 2 गोलियां चलाई। गोली लगते ही सुधा की चीख निकल गई। उसके शरीर से खून का फुव्वारा फूट पड़ा। जब तक लोग माजरा समझते, बाइक सवार हमलावर फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े हुए इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सुधा चौधरी का बेटा अनुराग बाल बाल बच गया था। ये घटना राजस्थान के जिला भरतपुर के नदबई कस्बे में घटी थी। सुधा चौधरी के एक गोली कंधे से होती हुई हार्ट तक पहुंच गई थी। यही गोली मौत का कारण बनी थी। दूसरी गोली उनकी कमर से नीचे लगी थी। गोलियां लगते ही सुधा चौधरी स्कूटी से गिर पड़ी थी। स्कूटी रोककर अनुराग लोगों की मदद से अपनी मम्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदबई ले गया। डॉक्टर ने सुधा चौधरी को मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल द्वारा थाना नदबई को फोन कर घटना की इत्तला दे दी गई थी। दिन दहाड़े एक महिला को सरेराह गोलियों से भुनने की खबर मिलते ही नदबई थाना के एसएचओ श्रवण पाठक पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर शुरुआती जांच करनी शुरू कर दी। आसपास के दुकानदारों से भी उन्होंने वारदात के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने सुधा चौधरी के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका का बेटा अनुराग सिसक सिसक कर रो रहा था। उसे पाठक ने दिलासा देकर चुप कराया और घटना के बारे में पूछताछ की। एसएचओ पाठक ने शव मोर्चरी में रखवाने के बाद उच्च अधिकारियों को घटना की खबर दे दी। घटना की खबर पाकर मृतका के मायके से एवं नदबई में रहने वाले आस पड़ोस के लोग भी अस्पताल व घटना स्थल पर पहुंच गए थे। हर कोई हैरत में था कि सुधा चौधरी जैसी दयालु, समझदार और हर किसी की मदद करने वाली महिला की हत्या किसने और क्यों कर डाली। सवाल अपनी जगह थे, मगर सच यही था कि 15 वर्ष से सुधा अपने पति पुष्पेंद्र चौधरी से अलग रह रही थी। पुष्पेंद्र सिंह सीआरपीएफ में नौकरी करता था। पुष्पेंद्र ने करीब 3 साल पहले सुशीला चौधरी नामक युवती से दूसरी शादी कर ली थी। पुष्पेंद्र 27 जुलाई 2022 को एक दुर्घटना में चल बसा था। सुधा और पुष्पेंद्र का तलाक नहीं हुआ था और बगैर तलाक लिए पुष्पेंद्र ने सुशीला से शादी कर ली थी। वो शादी कानून के हिसाब से मान्य नहीं थी। पुलिस को जैसे जैसे जानकारी मिल रही थी, मामला पेचीदा लगने लगा था। मृतका सुधा के बेटे अनुराग चौधरी ने पुलिस को अपने बयान में बताया, मैं और मेरी मम्मी सुधा चौधरी पिछले 15 सालों से कासगंज रोड नदबई में अपने पिता पुष्पेंद्र चौधरी से अलग रह रहे थे। मम्मी का पार्टनरशिप में भरतपुर में ऑक्सीजन गैस प्लांट है। मम्मी हमेशा की तरह 24 जून 2023 की सुबह नदबई से भरतपुर गैस प्लांट पर गई थी। दोपहर 3:30 बजे भरतपुर से बस में बैठकर वो नदबई आ गई। उन्होंने बस में बैठने के बाद मुझे फोन करके स्कूटी लाने को कहा था। वो स्कूटी लेकर नदबई बस स्टैंड पर पहुंच गया था। उसके बाद मम्मी भरतपुर वाली बस से उतरी और मेरे पीछे स्कूटी पर बैठ गई। बाजार से मम्मी ने कुछ खरीदारी की और फिर दोनों स्कूटी से घर की तरफ रवाना हो गए। जब स्कूटी कासगंज रोड पर देवी माँ के मंदिर के पास पहुंची, तभी बाइक सवार 2 बदमाश स्कूटी के समीप पहुंचे और पीछे बैठे व्यक्ति ने दोनों हाथों में लिए कट्टों से मम्मी पर 2 फायर झोंके और फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही सीओ नीतिराज सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। उनके निर्देश पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले
तो काले रंग की बाइक पर 2 व्यक्ति नजर आए। एसएचओ पाठक ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संभावित स्थानों पर दबिश दी। अनुराग ने अपने नाना बदन सिंह के साथ 24 जून 2023 को थाने पहुंचकर अपनी मम्मी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुराग ने पुलिस को बताया था कि उसके चाचा मनोज व सुशीला ने उनकी हत्या कराई है, क्योंकि पहले भी माधव के चचेरे भाई शिशुपाल के साथ मिलकर चाचा मनोज ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। अनुराग ने आरोप लगाया कि मम्मी की हत्या में दादी रामादेई व बाबा के भाई गुटियारी उर्फ फत्ते का भी हाथ है। अनुराग की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अनुराग व उसके नाना बदन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस आरोपियों की खोजबीन करने लगी। उधर 24 जून 2023 की शाम को मेडिकल बोर्ड गठित करके सुधा चौधरी के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इस केस को सुलझाने के लिए भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने सर्वप्रथम सुधा चौधरी की ससुराल बुढ़ावरी खुर्द जाकर ससुराल वालों से पूछताछ की। पता चला कि मनोज चौधरी गांव से फरार हो गया है। ये साफ संकेत था कि जरूर सुधा चौधरी हत्याकांड में मनोज का हाथ है। अगर वो निर्दोष था तो फरार क्यों हुआ था? पुलिस टीमों ने मनोज के संभावित जगह पर होने की परिजनों से जानकारी ली। इसके बाद मनोज को उसी रात जयपुर से धर दबोचा और उसे पुलिस टीम थाने ले आई। 25 जून 2023 को थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की तो सुधा चौधरी हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया। पुलिस ने 24 घंटों में ही मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर ली थी। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि सुधा का देवर मनोज ही निकला। उसने ही 5 लाख रुपए में अपनी भाभी सुधा चौधरी की हत्या कराई थी। उससे पूछताछ के बाद सुधा चौधरी की हत्या की जो सनसनीखेज कहानी सामने आई वो इस प्रकार है। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत एक गांव बुढ़ावरी खुर्द आता है। इसी गांव में पुष्पेंद्र सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ रहता था। बचपन से ही मेहनती पुष्पेंद्र पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था। सुबह उठकर दौड़ भाग करने वाला पुष्पेंद्र सीआरपीएफ में भर्ती हो गया था। घर परिवार में खुशियां मनाई गई। पुष्पेंद्र की जब सरकारी नौकरी लगी तो आज से 18 साल पहले उसके योग्य लड़की की खोजबीन शुरू हुई। एक रिश्तेदार ने हाथरस के सालाबाद निवासी बदन सिंह की बेटी सुधा के बारे में बताकर हिम्मत सिंह चौधरी से कहा, चौधरी साहब मेरी मानो तो पुष्पेंद्र के लिए सुधा जैसी गोरी और बला की खूबसूरत बीवी ले आओ। सुधा पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न है। एक दिन आप साथ चलकर देख ले तो फिर रिश्ता पक्का करे। हिम्मत सिंह ने कहा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कल ही चलते हैं, तैयार हो जाओ। चलो ठीक है, कल चलते हैं। इस तरह सालाबाद आकर सुधा को देखा गया। गोरे रंग की सुधा को देखकर पहली ही नजर में पुष्पेंद्र ने उसे पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का कर दिया गया। थोड़े दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला। आज से 18 साल पहले पुष्पेंद्र की सुधा से शादी हो गई। 1 साल बाद सुधा को बेटा हुआ। उसका नाम अनुराग रखा गया। अनुराग के जन्म के बाद सुधा उसे पालने पोसने में लग गई। पति ज्यादातर ड्यूटी पर रहते थे। बेटे की देखरेख में घर का काम समय पर नहीं होता तो सास उसके साथ लड़ने झगड़ने लगती। सुधा लाख सफाई देती कि वो अनुराग को नहला धुला रही थी, मगर सास उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती, हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे। उन्हें संभालते हुए घर का सारा कामकाज करते थे, खेती का काम भी करती थी और पशु भी पालते थे, वगैरह वगैरह तमाम बातें बताकर ये जताती थी कि तुम कामचोर हो। सास बहू की रोज रोज किचकिच होने लगी थी। पुष्पेंद्र छुट्टी पर घर आता तो माँ उसके कान भरती। पुष्पेंद्र माँ का पक्ष लेता तो सुधा उससे लड़ पड़ती। पुष्पेंद्र भी लड़ पड़ता। अनुराग मात्र 2 साल का था तब, यानी आज से 15 साल पहले रोज रोज के झगड़ों से आज ही जाकर सुधा अपने मायके चली गई। पुष्पेंद्र को माँ इस कदर भड़काती कि पुष्पेंद्र को सुधा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक बार पति पत्नी का रिश्ता खराब हुआ तो वक्त के साथ साथ टूटता ही गया। सुधा काफी समय मायके में रही, फिर वो नदबई आकर रहने लगी। उसने भरतपुर में ऑक्सीजन गैस प्लांट पार्टनरशिप में लगा लिया। इस प्लांट से उसे अच्छी आय होती थी। सुधा कासगंज रोड नदबई में अपने बेटे
अनुराग के साथ रहती थी। वो सुबह भरतपुर गैस प्लांट जाती और शाम तक नदबई वापस लौट आती। सुधा एक तरह से अपने बेटे अनुराग के लिए जी रही थी। सुधा और पुष्पेंद्र ने तलाक नहीं लिया था, मगर वे अलग अलग पिछले 15 सालों से रह रहे थे। पुष्पेंद्र ने एक तरह से सुधा को शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया था, लेकिन दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ था। इसके बावजूद पुष्पेंद्र ने 3 साल पहले बेरू का नगला मथुरा निवासी सुशीला के साथ दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि कोर्ट से तलाक हुए बिना ये शादी गैर कानूनी थी। सुशीला से भी एक बेटा लाव्यांश हो गया था। सुधा को जब पुष्पेंद्र की सुशीला से दूसरी शादी और उसके बाद बेटा होने का पता चला तो वो जल भून गई थी। सुधा चौधरी नदबई नगर पालिका के दिसंबर 2021 में हुए चुनाव में कांग्रेस के टिकट से वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी थी, मगर वो चुनाव हार गई थी। उसके और पुष्पेंद्र के बीच कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा था, लेकिन तलाक हुआ नहीं था। पति से अलग होने के बाद से सुधा अपने माता पिता को हाथरस से नदबई ले आई थी। वो माता पिता और बेटे अनुराग के साथ नदबई में रहती थी। पुलिस को जांच में पता चला था कि परिवार में विवाद है। 2 पत्नियों के बीच विवाद के 4 कारण थे। पुष्पेंद्र सिंह सीआरपीएफ में थे। उनकी दुर्घटना में 27 जुलाई 2022 को मृत्यु हो गई थी। पुष्पेंद्र की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियम के अनुसार बेटे को नौकरी दी जानी थी। ऐसे में सुधा चौधरी और सुशीला देवी दोनों ही अपने अपने बेटों को नौकरी दिलाना चाहती थी। इसके अलावा दूसरा कारण पति की पेंशन भी थी। पुष्पेंद्र की मौत के बाद सरकार की ओर से लाखों रुपए दिए जाने थे। इन पैसों के लिए भी सुधा और सुशीला के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। साथ ही पुष्पेंद्र के नाम पर गांव में खेती की काफी जमीन है। इसको लेकर भी दोनों में विवाद हो गया था। जांच में पुलिस को पता चला कि सुशीला ने आधार कार्ड से लेकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा दिया था। उसके खिलाफ नदबई थाने में सुधा चौधरी ने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। सुशीला के बेटे लाव्यांश के पिता के नाम को लेकर भी मथुरा गेट थाने में सुधा ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। मामले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पुष्पेंद्र की दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था तो देवर मनोज ने भाई पुष्पेंद्र की पहली पत्नी सुधा की हत्या क्यों करवाई। इस बारे में जांच की तो पता चला कि पुष्पेंद्र की मौत के बाद उसके घर वालों ने तय कर लिया था कि सुशीला की शादी पुष्पेंद्र के छोटे भाई मनोज से करा देंगे। मनोज गांव में रहकर खेती संभालता था। मनोज को लगा कि इससे भाई की मौत पर मिलने वाले पैसे भी उसे मिल जाएंगे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी सुशीला को मिल जाएगी। लेकिन इधर जब सुधा चौधरी को पुष्पेंद्र की मौत पर रुपयों की एक किस्त भी मिल गई तो मनोज को लगा कि इस तरह उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ऐसे में मनोज ने 1.5 महीने पहले से सुधा के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि सुधा की हत्या के बाद रुपया सुशीला को मिल जाएगा और प्रॉपर्टी में भी बंटवारा नहीं हो सकेगा। ऐसे विचार मन में आए तो मनोज अपनी भाभी सुधा का मर्डर करवाने के लिए शूटर की तलाश करने लगा, मगर उसे कोई शूटर नहीं मिला। मनोज तब अपनी दूसरी भाभी सुशीला के भाई माधव व सुशीला के चचेरे भाई शिशुपाल, जो कि मथुरा के रहने वाले थे, उनसे मिला। मनोज ने सुशीला के दोनों भाइयों माधव और शिशुपाल से कहा, सुधा का मर्डर करवा दो, हमारी संपत्ति को लेकर मामला चल रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। सुधा की मौत के बाद सारी संपत्ति सुशीला और मेरी हो जाएगी। मनोज, मर्डर तो हो जाएगा लेकिन पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कितने रुपए लगेंगे सुधा के मर्डर के? मनोज ने पूछा। 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मैं काम करवा दूंगा, शिशुपाल बोला। सुधा की मौत के लिए 5 लाख में सौदा तय हो गया। माधव जाट ने एक नाबालिग से संपर्क किया जो उसकी जान पहचान का था और भरतपुर का रहने वाला था। माधव ने उससे सुधा का मर्डर करवाने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। मनोज ने 4,000 रुपए एडवांस में दिए, बाकी रकम काम हो जाने के बाद देने का वादा किया। सुधा के मर्डर से 2 दिन पहले माधव ने 22 जून 2023 को नाबालिग को 2 कट्टे लाकर दे दिए। नाबालिग और माधव ने सुधा की पहचान कर ली। उन्हें पता था कि सुधा सुबह भरतपुर में स्थित अपने गैस प्लांट पर जाती है और शाम के समय नदबई वापस लौट आती है।
24 जून 2023 को बाइक पर आगे माधव व पीछे नाबालिग नदबई बस स्टैंड पर निगाहे जमाए दोपहर बाद से खड़े हो गए थे। शाम करीब 4 बजे जब सुधा बस से उतरकर बेटे अनुराग के साथ स्कूटी पर घर के लिए निकली तो ये दोनों उसका पीछा करने लगे। रास्ते में सुधा ने खरीदारी की। इसके बाद जब स्कूटी पर माँ बेटा रवाना हुए तो माधव ने बाइक स्कूटी के पीछे भगा दी। कासगंज रोड पर मौका मिलते ही माधव ने बाइक जब स्कूटी के बराबर की तो नाबालिग ने दोनों कट्टों को हाथ में ले लिया और सुधा पर गोलियां दाग दी और फरार हो गए। अनुराग ने माधव जाट को पहचान लिया था। हत्या वाले दिन 24 जून 2023 को भी मनोज दोनों शूटरों के संपर्क में था। जब उसे खबर मिल गई कि सुधा की हत्या कर दी गई है तो मनोज भी जयपुर भाग गया था। मनोज के द्वारा शूटर के बारे में दी जानकारी के बाद पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश रवाना हो गई। 26 जून 2023 को नदबई थाने की पुलिस ने आरोपी मनोज को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी माधव, शिशुपाल और एक नाबालिग के फरार होने के बाद उन तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। एसएचओ पाठक को 27 जून 2023 को आरोपियों माधव जाट और शिशुपाल जाट की मोबाइल लोकेशन मथुरा की मिली। पुलिस टीम राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंचकर तलाश कर रही थी। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि माधव और शिशुपाल एक नाबालिग के साथ धनवाड़ा पूंछ की खादानों में छिपे हुए हैं। वे तीनों रात को कहीं बाहर जाने की फिराक में है। पुलिस टीम अंधेरा घिरते ही धनवाड़ा पूंछ की खादानों में आरोपियों की तलाश में जुट गए। पुलिस टीम जब सर्च करते हुए एक बंद पड़ी खादान में पहुंची तो तीनों आरोपी वहां से भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया। हड़बड़ाहट में तीनों आरोपी खादान में दौड़ते समय गिरकर घायल हो गए थे। पुलिस टीम ने उन तीनों को हिरासत में ले लिया और तीनों को कुम्हेर अस्पताल ले गए, जहां से तीनों आरोपियों का प्राथमिक उपचार कराकर भरतपुर के सरकारी अस्पताल आरबीएम ले आई। माधव, शिशुपाल और नाबालिग से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुधा चौधरी की हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद नाबालिग को बाल न्यायालय में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। वहीं आरोपियों माधव और शिशुपाल का आरबीएम सरकारी अस्पताल भरतपुर में 28 जून 2023 को इलाज कराया। उनके पैरों में चोट लगी थी, इस कारण प्लास्टर किया गया था। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सुधा चौधरी हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा हो चुका था। एसपी मृदुल कछावा ने 28 जून 2023 को प्रेस वार्ता करके सुधा चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने सुशीला और अन्य से पूछताछ की, मगर उनकी संलिप्तता सुधा मर्डर केस में कहीं नजर नहीं आई तथा आरोपियों माधव और शिशुपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।